नमस्कार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और प्राइम टाइम में आज का जो मुद्दा है वो है कैबिनेट मीटिंग। वही कैबिनेट मीटिंग जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था और आज लोहड़ी के मौके पर प्रदेशवासियों को सुखू सरकार ने कई तोहफे दिए हैं। सबसे बड़ा तोहफा जो है वो ओपीएस का मिला है, जिसका कर्मचारी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्रमिक अनशन कर रहे थे, अपनी मांग जो है वो सरकारों से मनवाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बात कुछ बनती हुई सी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सुखू सरकार के सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने वादा किया था, कैबिनेट की पहली मीटिंग होते ही जो है वो ओपीएस लागू कर दिया जाएगा, तो आज उसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। आज या कल में उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगी। प्राइम टाइम में विस्तार से आज की कैबिनेट मीटिंग को डिटेल्ड जो है वो जानेंगे। तमाम जो जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करेंगे और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए डीप नॉलेज जिनकी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाले हैं जानकारी, हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक जुड़ चुके हैं, विजयपुरी जी। सर एक बार फिर से नमस्कार। जी गौतम, नमस्कार। सर आज की कैबिनेट सच में अगर मैं कहूं तो एक लंबे वक्त से जो इंतजार था, जो खुशी आज पूरा दिन टीवी चैनल्स पे जो है वो छाई रही, तमाम मीडिया पे छाई रही कर्मचारियों की, वो जरूर देखने जो है वो योग्य थी। लेकिन जी। इस मसले पर मैं आपसे आगे ज्यादा जानकारी लूं, मैं उससे पहले अपने दर्शकों को थोड़ी सी झलक जरूर दिखाना चाहूंगा कि सुक्खू ने जो है वो क्या कुछ कहा है। उन्होंने केंद्र से जो फंड एनपीएस का है वो लेने को लेकर जो है वो क्या कुछ कहा है। पहले सर उसके बारे में जो है वो उसकी एक सुक्खू जी की एक झलक देख लेते हैं और उसके बाद उस पर डिटेल आपसे सवाल जवाब करेंगे। कि जो एनपी जिनको पेंशन नहीं मिलती उनका जो पैसा कंट्रीब्यूशन है, जो 14% हम देते हैं और 10% एम्प्लॉय से लेते हैं, वो कितना बनता है। पता लगा 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास इन सरकारी कर्मचारियों का जमा हुआ है। हमने पत्राचार किया कि आप हमें इसको दीजिए। वो कहते हम सरकार को देने के नहीं चाहते, हम वाद्य नहीं है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का तौर से मांगेगा तो उसको हम वाद्य है मान सकते हैं, वो भी सोच विचार करके। तो सर जहां एक तरफ ओपीएस की घोषणा कर दी गई है, कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो अपने बलबूते पर रणनीति बनाएगी, बिना सेंटर की मदद के रणनीति बना ली गई है और उसको जो है वो देना शुरू करेंगे। वहीं सेंटर के पास जो 8,000 करोड़ है वो भी मिलने की उम्मीद जो है वो इस बयान के बाद नजर जो है वो नहीं आती है। क्या कहेंगे सर पूरे इस प्रकरण के ऊपर, ओपीएस के ऊपर और जो सुक्खू का बयान अभी सामने आया उसको लेकर? देखिए, जब 2003 में कर्मचारियों को पेंशन की स्कीम बंद करी गई, हम्म। उस समय राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, ये राज्य सरकार ही क्या, ये प्राइवेट कंपनीज भी ये निर्णय लेती हैं कि कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन मिलती रहे। तो हम्म। राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया और उसके तहत जो है वो 14% जो है वो राज्य सरकार देती रही और 10% जो है वो राज्य के कर्मचारी देते रहे। मकसद ये था कि जब कर्मचारी रिटायर हों तो उनके पास इतना पैसा जमा हो कि वो अपनी गुजर बसर कर सकें। जी। लेकिन कर्मचारियों को बाद में ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि वो जो ओपीएस है उसे लागू किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन कंट्रीब्यूटरी फंड जो है, जो सीपीएस के तहत वो कर्मचारी अपना जमा करवाते रहे, वो आज भी जमा है और जो हम्म। लगभग 8,000 करोड़ के करीब हो चुका है। जो कानून है या जो सीपीएफ के नियम है, उसके तहत ये पैसा राज्य सरकार को किसी भी स्थिति में नहीं मिल सकता। हम्म। लेकिन मेरे विचार में रास्ता है और हम्म। राज्य सरकार इस विकल्प को जल्दी ही तलाश भी लेगी और इसे अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। ओपीएस लागू कर दी गई है। हम्म। अब कर्मचारियों के समक्ष यह कंडीशन रखी जा सकती है कि जो जो कर्मचारी ओपीएस योजना के तहत आना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना प्रोविडेंट फंड जो है रिलीज करवाने के लिए आवेदन करें, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं हम्म। और हम्म। सरकार उनका पैसा देने के लिए बाध्य होगी। और वो जो पैसा उनको मिलेगा वो प्रोविडेंट फंड के तौर पर वो राज्य सरकार को वापस जमा करवा सकते हैं, क्योंकि दोहरे मापदंड नहीं चल सकते।
इस बात को लेकर राज्य सरकार भी कुछ कंडीशंस जरूर लगाएगी। अभी तक देखिए ना, 2003 से लेकर अभी तक जो कर्मचारी प्रोविडेंट फंड के तहत अपना पैसा जमा करवा रहे हैं, ऐसा राज्य सरकार भी अनुमति नहीं देगी कि उन्हें प्रोविडेंट फंड भी दे दिया और सीपीएफ के तहत जो पैसा मिलना वो भी उनका हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में सब कर्मचारियों को इंडिविजुअली आवेदन करना पड़ेगा और उन्हें जो पैसा मिलेगा वो भारत सरकार के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। और उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो 10% कर्मचारियों ने जमा करवाया है, क्या वो कर्मचारियों को वापस मिलेगा, केवल 14% ही जो है वो राज्य सरकार को मिलेगा। तो इस प्रकार 4-5 करोड़ हजार करोड़ रुपए की वसूली राज्य सरकार कर सकती है। सर आप मतलब इसका एक ही रास्ता है कि इंडिविजुअली जो है वो सेंटर के पास जो है वो दरख्वास्त डाली जाए कि उनको उनका फंड वापस चाहिए और फिर उसे राज्य सरकार के पास जमा कराया जा सके, ताकि उसी को मिलाकर एंड में जब उनको पेंशन लगे तो वो पैसा उन्हें मिल पाए। जी, भविष्य में ऐसी ही रणनीति अपनानी होगी कि जिस कर्मचारी को जो है वो ओपीएस तहत के आना होगा, उसे निश्चित तौर पर एक फॉर्म भरना होगा, राज्य सरकार को लिखित तौर पर देना होगा कि मैं अपनी पेंशन जो है सीपीएफ फंड से, जो मैं प्रोविडेंट फंड से मैं रिलीज करवाऊंगा और जो मेरा को पैसा मिलेगा मैं राज्य सरकार के कोष में जमा करवा दूंगा। सर शुरू में आपने कहा कि जिन्हें ओपीएस चाहिए, क्या ये ऐसा नहीं है कि ये हर कर्मचारी को मिलेगा? नहीं, लेकिन अगर भारत सरकार से पैसा रिलीज करवाना है तो ये कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच में एक अपना अनुबंध हो सकता है। पेंशन देने का निर्णय तो ले लिया गया है, इसके रास्ते क्या हैं मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। हो सकता है राज्य सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाले, लेकिन सबसे ठोस और सबसे साफ सुथरा रास्ता यही है जो मैंने आपको बताया। सर अभी एक घोषणा तो कर दी गई कि ठीक है ओपीएस मिल जाएगी, लेकिन किन शर्तों पर, क्या टर्म एंड कंडीशंस इसकी रहेंगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ बयान दिया गया है, नोटिफिकेशंस नहीं आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या टर्म एंड कंडीशंस हो सकती हैं इस पर? देखिए, कोई भी सरकार जब ऐसी घोषणा करती है, और हिमाचल में जानता हूँ कि हिमाचल में कर्मचारी वर्ग और कर्मचारी संगठन बहुत मजबूत संगठन है। छोटी स्टेट है और इसमें कर्मचारियों का बहुत दबदबा रहता है, वो चाहे राजनीति में हो, सरकार बदलने में हो, और किसी भी तरह से राज्य के कर्मचारियों का बहुत दबदबा रहता है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये छलावा तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो है वो हिमाचल सरकार शीघ्र ही ओपीएस योजना को लागू कर देगी। इसकी अधिसूचना आप देखेंगे सोम मंगलवार तक, ज्यादा से ज्यादा सोम मंगलवार तक हो भी जाएगी। उसके रास्ते क्या होंगे ये इन्हें तलाशना, क्योंकि एक अड़चन तो मुझे दिखाई दे रही है, वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, और वो जो प्रदेश सरकार के वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो भी इस बात पर मशक्कत कर रहे होंगे कि भाई हमने ओपीएस योजना से लागू करने से पहले कर्मचारियों का 10% काटा और अपनी तरफ से 14% दिया है, और वो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन भी दे दी जाए, और जो पिछले 2003 से लेकर लगभग 20 साल होने को है, 20 साल से कर्मचारियों के खाते में जो पैसा सरकार अपने राजकोष से जमा करवा रही है, उसकी वसूली निश्चित तौर पर कर्मचारियों से ही की जाएगी, क्योंकि वो पैसा लिया जाना चाहिए। तो मतलब कर्मचारियों को भी कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा कर्मचारियों का जो है उसका ब्याज और ये वो का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, ये आर्थिक विशेषज्ञ निकालेंगे, लेकिन ये एक सुझाव है और राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये तो बात रही सर ओपीएस की, और वहीं सुक्खू सरकार जो है, या कहा जाए कि सीएम सुक्खू लगातार जो पूर्व सरकार रही, जयराम ठाकुर की सरकार रही, उस पर बहुत आरोप लगाते हुए जो नजर आ रहे हैं कि भाई एरियर बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग है, बहुत ज्यादा जो है वो अदायगी छोड़कर गई है हमारे सर पर। आगे बढ़ने से पहले आपको वो बाइट भी जो है सीएम सुक्खू का वो बयान भी सुनाते हैं, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ की अदायगी जो है वो अभी जो है वो बाकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सर, वो भी आपको सुनाते हैं। कि जो सरकारी कर्मचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उसका पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का एरियर है जो आज तक नहीं दिया।
उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नौकरी लगे हुए हैं 4,430 जो अभी नौकरी लगे हैं, करोड़ का एरियर उनका पड़ा है। जो सैलरी का है, जो नौकरी लगे हैं अभी उनकी सैलरी का जो एरियर हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। पेंशन वाले जो सरकार में काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उनका 5,226 करोड़। और जो अभी 6th पे कमीशन लागू हुआ उसका डीए तकरीबन 1,000 करोड़ है। तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी झोली में 11,000 करोड़ की अदायगी जो हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को करनी है वो डालकर गई है। ये कैसी व्यवस्था थी कि सरकारी कर्मचारियों के एरियर को भी नहीं दिया गया, जो पेंशनर थे उनके एरियर को भी नहीं दिया गया, और किस प्रकार से गवर्नेंस करते रहे और किस प्रकार का प्रशासन चलाते रहे। बड़ा दुख होता है कि आपने 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, वो भी अंतिम साल में जब जाने वाले थे, और 1,000 करोड़ का डीए का एरियर हम पर छोड़ गए। तो ये सर 11,000 करोड़ की देनगिरी जो है वो पिछली सरकार से इस सरकार के ऊपर आई है, क्या कहेंगे इस पर? जी, पिछली सरकार ने कुछ एरियर्स देने का प्रयास किया था, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि हिमाचल जो है इस वक्त दिवालियेपन की कगार पर है, और पिछली सरकार ऋण लेने का प्रयास करती रही, लेकिन इतने कर्जे देने की अनुमति जो है वो केंद्र सरकार ने भी नहीं दी। ऐसे में राज्य सरकार जो है वो लाचार थी, लेकिन निश्चित तौर पर यह दायित्व जो है वो पूर्व भाजपा सरकार का ही था कि जो एरियर्स पूर्व भाजपा सरकार के समय दे थे वो एरियर्स भाजपा सरकार को ही अदा करने चाहिए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया और प्रयास ये किया कि यदि सत्ता में आ जाते हैं तो जैसे तैसे एरियर्स का भुगतान करेंगे, निपटाएंगे इस मामले को, लेकिन अगर सत्ता में नहीं आते तो कांग्रेस जाने और कर्मचारी जाने। तो ऐसी ही ये नीति रही, और अब जबकि सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस सरकार को अब देखना है कि ये एरियर्स का भुगतान कैसे किया जाएगा, क्योंकि संसाधन वर्तमान सरकार के पास भी नहीं है। इसके लिए निश्चित तौर पर राज्य सरकार को ऋण लेने पड़ेंगे और आने वाले समय में ऐसे प्रयास किए भी जाएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ऋण जो है वो लेने के लिए और जो है ये सरकार भी अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। अभी अगर हम कैबिनेट की मीटिंग पर ही जो है वो फोकस रहें तो दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहा, एक ओपीएस का सर एक मुद्दा रहा, दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहा वो महिलाओं का रहा कि महिलाओं को 1,500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। उस मुद्दे के बारे में आपसे डिटेल जानने के लिए सर मैं आपको अपने दर्शकों को जो है वो सीएम का ये बयान भी जो है वो सुनाना चाहूंगा। जी, कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी।
बड़ा मुद्दा भी रहा है। 1500 रुपये एक गारंटी में आपने शामिल किया है कि महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाएगा। 18 से 60 साल का एक क्राइटेरिया रखा गया है। क्या लगता है सर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा यह दबाव बना रही थी कि पहली ही बैठक में यह निर्णय भी कांग्रेस सरकार को लेने के लिए विवश किया जाए कि पहली ही बैठक में महिलाओं को जो 1500 रुपये मासिक देने की घोषणा की गई थी, उसे लागू कर दिया जाए। जी। लेकिन भाजपा भी यह बोल रही थी और पूर्व में भी ये इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार जो है वो चुनावी वादे तो करती है और चुनावी वादे करने के बाद जब वो सत्ता में आती है तो उसे आर्थिक संसाधनों को तलाश करते हुए या रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, और कोई भी सरकार जो है वो उसका जो चुनावी वादा है वो ये नहीं होता है कि वो सत्ता में आने के साथ ही अगले ही दिन में अपने वादे को अमली जामा पहना दिया जाएगा। जी। मसलन इस चुनावी वादा जो ओपीएस का चुनावी वादा किया था, वो सरकार ने ये कहा था, कांग्रेस ने चुनावों के दौरान ये कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में ही ये निर्णय ले लिया जाएगा कि ओपीएस को लागू कर दिया जाए। इसे लागू कर दिया गया है। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने इस वादे को निभाया है। हाँ, पहली कैबिनेट बैठक करने में देरी जरूर हुई है, लेकिन अन्य वादे जो है वो चरणबद्ध तरीके से ही लागू किए जाएंगे। अब महिलाओं को किस प्रकार से 1500 रुपया देना है, वो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए को देना है, वरना अदरवाइज ये भी होगा कि अगर महिलाओं को तो प्रदेश में जो है हजारों महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी में है, क्या उन्हें भी पेंशन मिलेगी, ये देखना होगा। हजारों महिलाएं हैं जो सेवानिवृत्त महिलाएं हैं, क्या उन्हें भी पेंशन मिलेगी, ये देखना होगा। हजारों महिलाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं नियुक्त हैं, तो क्या उन्हें भी पेंशन मिलेगी, ये भी देखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी इन तमाम मुद्दों पर विचार करेगी और विचार करने के बाद ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़ी महिलाएं हैं, जिनके पास आय के संसाधन नहीं है, ऐसी महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये मासिक पेंशन का ऐलान तत्काल कर दिया जाए और शेष के लिए कोई ना कोई और रास्ते तलाश किए जाए। सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब सरकार इस तरीके के वादे करती है कि कुछ चीज़ें आपको फ्री दी जाएंगी, तो एक दिमाग में तस्वीर बनती है कि ये सरकार जैसे ही सत्ता में आएगी तो उन्हें वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है कि इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि अभी कमेटी बनाई गई है। लेकिन अगर ये मिलना शुरू हो जाता है तो ये कब तक मिलेगा? जब तक सरकार रहेगी तब तक, या अगली सरकार आई तो इस निर्णय को बदल सकती है क्या? देखिए, महिलाओं की ये खुशनसीबी है जी। कि अभी तक सरकार ने जो ये महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने का वादा किया है, ये जुमला नहीं करार दिया कांग्रेस सरकार ने, है ना। यदि कांग्रेस सरकार कहती कि ये जुमला था तो ऐसे में महिलाओं को निराश होना पड़ सकता था, लेकिन सरकार ने अभी तक ये कहा है कि कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपया कमेटी की सिफारिश के अनुसार देना आरंभ कर देगी। क्या ये संभव है कि इन चीज़ों को जो है वो बाद में बदला भी जा सकता है, इन स्कीमों को रोका भी जा सकता है? देखिए, प्रदेश हिमाचल जो है बहुत छोटा प्रदेश है। यहाँ छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। आज सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग जैसे ही समाप्त करी और जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करी है कि 1500 रुपये महिलाओं को 1 महीने के बाद दिए जाएंगे कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, उसके फौरन बाद ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज का बयान आ गया है और उन्होंने इस बात के लिए कांग्रेस सरकार को फटकारा है कि चुनावी घोषणा ये की गई थी कि महिलाओं को दिया जाएगा, तो महिलाओं को कांग्रेस लटका रही है। ऐसे में दबाव बनेगा और प्रदेश में चाहे कांग्रेस समर्थित महिलाएं क्यों ना हो, जो गरीब तबके ही हैं वो डेफिनेटली आएंगी आगे और अब मांग करेंगी कि कांग्रेस सरकार ने जो चुनावी वादा किया था उसे पूरा किया जाए, और छोटे राज्य में किए गए वादों को पूरा करना ही पड़ता है। अब तक का यह इतिहास रहा है।
जनता की नज़र में तमाम चीज़ें रहती हैं और ये बहुत बेहतर चीज़ भी है कि जनता हर चीज़ को जो है वो ध्यान में रखती है। सर, अगले मुद्दे की तरफ हम चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ना सिर्फ हिमाचल का बल्कि पूरे भारत का, यह कहा जाए कि इस विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप रोजगार की बात करें तो वो हर नौजवान की बहुत बड़ी ज़रूरत है और सुक्खू कैबिनेट में जो है वो इसको लेकर भी कमेटी बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। एक और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो सर, सीएम सुक्खू जी ने कहा है कि 1 महीना में जो है वो जो इन्होंने कमेटी बनाई है सब कैबिनेट की, वो 1 महीने में रिपोर्ट देगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, देखिए गौतम, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का वादा है कि 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्रति साल देना है। आप कुल जुलाकर मानिए कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 15 लाख बेरोजगार हैं। इन सभी को सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए रोजगार तलाशने के लिए एक ठोस नीति का निर्धारण जरूरी है, ताकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिया जा सके। अब मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में हो क्या रहा है। हिमाचल के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, परवाणु और काला अम्ब आदि हैं। अब ऊना का टाहलीवाल क्षेत्र भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगर वहां देखने आप जाएं या आप वहां सर्वे करवाएं तो वहां पर निजी क्षेत्र में 80 से लेकर 90% तक भी लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से हैं। हिमाचल का बेरोजगार इस तरीके से प्रशिक्षित ही नहीं है कि वो इन संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सके। निजी क्षेत्र जब रोजगार के लिए विज्ञापन भी देते हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू मांग करते हैं कि उन्हें इतने बेरोजगारों चाहिए जो उनके यहाँ नौकरी कर सके, तो उस तरह के कैंडिडेट हिमाचल के पास नहीं है। परिणाम यह होता है कि दूसरे राज्यों से हिमाचल में बेरोजगार आते हैं और बद्दी बरोटीवाला, काला अम्ब क्षेत्र और ऊना का टाहलीवाल क्षेत्र, मैं आपको यह बताऊं कि दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का एक तरह से गढ़ बन चुका है। हिमाचल में लोग जो हैं वो छोटे स्तर पर काम करने को भी तैयार नहीं है। वो ये हिमाचल का दुर्भाग्य ही है। मैं ये कहूँगा कि हिमाचल में जो भी बेरोजगार है वो सबसे पहले सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ता है, और अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसकी सोच ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर में उसे कोई क्लर्क या कोई अफसर बनाकर बिठा दे, जबकि प्राइवेट सेक्टर में तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि नीति बनाई जाए, तकनीकी क्षेत्र में लोग प्रशिक्षित किए जाए और उन्हें रोजगार दिलवाया जाए। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र है जहां हिमाचल को जो है वो रोजगार के संसाधन मिल सकते हैं, तो पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास किए जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। यह किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार दे सके।
तो ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो एक वादा किया गया है कि 5 लाख रोजगार, तो चाहे सरकारी हो निजी हो किसी भी संस्थान में हो, रोजगार जो है वो सरकार देने की कोशिश करेगी। तो सर जी, आगे बढ़ने से ठोस पहले नीति बनाई जाए तो जी। ठोस नीति बनाई जाए और बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। हिमाचल में बहुत स्कोप है, हिमाचल में बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, लाखों की संख्या में बाहरी क्षेत्रों में से आकर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर बाहरी क्षेत्रों से आकर यहाँ काम कर सकते हैं तो हिमाचल में हिमाचली क्यों नहीं? तो बिल्कुल। और सरकार तो इसके लिए प्रयास करती ही रही है। बेरोजगार को भी आगे आना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा ताकि उसे रोजगार के संसाधन मिल सके। और इसके अलावा हम्म। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र, जी। केवल ये दोनों में रोजगार मिलेगा ये नहीं सोचना चाहिए। ओके। सरकार जो नीति बनाएगी उसमें निश्चित तौर पर यह भी शामिल किया जाएगा कि सब रोजगार के साधन भी तलाश किए जाए ताकि गांव में बैठा व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए जाए, ताकि उसे गांव में बैठे ही रोजगार मिल सके। वो कोई अपना छोटा काम धंधा शुरू कर जैसे सके खुद तो का वो भी एक बिजनेस, रोजगार खुद का होगा। अपना कोई काम हो गया, इस सेल्फ तरह से एम्प्लॉयमेंट। सरकार इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सरकार आगे आ सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। जी ठीक है। तो सर आगे जो एक अगला जिसको लेकर कहा जाए कि सीएम सुक्खू बहुत ज्यादा बरसते हुए नजर आए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने डी नोटिफिकेशन का मुद्दा जो है वो फिर से उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो अपने दर्शकों को सर सुनाते हैं। जी। यही नहीं, 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। अगर इन संस्थानों का खर्चा जोड़ दिया जाए, ये संस्थान कैसे खुले? 380 के करीब प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए। 23 के करीब कॉलेज खोल दिए गए। एक लेक्चरर जो डेपुटेशन पर दूसरे कॉलेज से लाया गया, उसके सारे कॉलेज खोल दिए गए। और कोई एक कॉलेज की घटना नहीं है ये। 80%, 90% कॉलेजों में एक टीचर के अनुसार कॉलेज खोल दिए गए। इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोल दिए गए, आईपीएच के डिवीजन खोल दिए गए। और ये कब खोले? अगर अपने सरकार के प्रथम वर्ष में खोलते अच्छी बात होती, द्वितीय वर्ष में खोलते और अच्छी बात होती, तृतीय वर्ष में खोलते थोड़ा और अच्छा होता, चौथे वर्ष में खोलते थोड़ा कम अच्छा होता। 4.5 साल तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई जिसे चुनावी देवीय शक्ति कहते हैं। उसका उन्होंने सोचा कि चुनाव के माध्यम से 900 संस्थान खोलकर मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ऐसा काम ना तो प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी थे, डॉक्टर रामलाल जी थे, वीरभद्र सिंह जी थे, शांता कुमार जी थे, धूमल जी भी थे। 75 साल तक वो संस्थानों को मजबूत करते रहे। लेकिन यहां 4.5 साल तक तो जयराम जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आई कि 900 संस्थान खोल दिए गए। तो सर जहां एक तरफ सीएम सुक्खू हैं जो कह रहे हैं कि दैवीय शक्ति आई और 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, वहीं जयराम ठाकुर हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बदले की राजनीति की गई है, डिनोटिफाई लगातार उन संस्थानों को किया गया है जो लोगों के उत्थान के लिए खोले गए थे। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, चुनावों के दौरान पिछली सरकार ने जो है वो चुनावी रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया। जहां हल्की फुल्की डिमांड हुई वो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इस मंशा के साथ कि शायद वोट मिल जाए, तो इस मंशा के साथ वहां संस्थान खोलने की अनुमति दे दी गई। अब जब सरकार बदली है तो अफसरशाही भी जो वो तो वही है। अब जब सरकार बदली है तो अफसरशाही से जब जवाब तलबी की गई तो पाया गया कि संस्थान तो खोले गए लेकिन पद वहां सारे रिक्त हैं। बिना स्टाफ के स्कूल खोल दिए गए, बिना स्टाफ के कॉलेज खोल दिए गए, बिना बजट के अन्य संस्थान खोल दिए गए
उनका बजट का प्रावधान कहाँ से किया जाएगा, इसके लिए कोई रास्ता तलाशा नहीं गया। ऐसे में अब मैं आपको बताऊं, ये मुख्यमंत्री भी बार बार कह चुके हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी अतिरिक्त तौर पर कि इन संस्थानों को चलाया जा सके। जी। अब प्रदेश सरकार के पास ऐसे जो है आर्थिक संसाधन नहीं है कि 5,000 करोड़ अतिरिक्त लाया जाए। हाँ, जी। मुख्यमंत्री को जो है ये स्पष्ट करना होगा, और उन्होंने शायद किया भी है। एक दो जगह उन्होंने ये बयान भी दिए हैं कि जहां आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार जो है वो संस्थान खोले जाएंगे। और अगर उसमें वो संस्थान भी आते होंगे जो पूर्व भाजपा सरकार ने खोले थे, तो उसे खोलने में भी कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, यदि अब वहाँ संस्थान खोले जाने की आवश्यकता है तो। क्योंकि सरकार एक निरंतर प्रक्रिया रहती है, और वहाँ संस्थान खोल दिए जाने चाहिए यदि आवश्यक है, और अनावश्यक तौर पर खोले गए संस्थानों को बंद किया जाए, ऐसा हिमाचल के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए उचित भी है। जी। तो सर, आखिरी एक सवाल और करना चाहूँगा जाते जाते कि क्या लगता है सर कि आज की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सीएम सुक्खू की कथनी और करनी को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, कथनी करनी में अभी तक तो सीएम सुक्खू की कथनी करनी में अंतर नहीं है, और मैं ये कहूँगा कि सीएम सुक्खू ने वो तमाम प्रयास किए हैं कि जो चुनावी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। जी। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक ही दिन में सभी वादों को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए समय की आवश्यकता होगी। तो कथनी करनी में अभी कोई अंतर नहीं लग रहा, लेकिन आर्थिक संसाधन भी साथ में तलाशने होंगे, और आर्थिक संसाधन तलाशने के लिए राज्य सरकार को गंभीर मंथन करना होगा। इसके लिए आर्थिक विशेषज्ञों की राय लेनी होगी, और भारत सरकार से भी राज्य सरकार को यह अनुरोध करना होगा कि आर्थिक संसाधन हिमाचल के लिए जुटाए जाएं। पूर्व में भाजपा सरकार भी आर्थिक पैकेज की मांग करती रही है, और ये भाजपा सरकार का दावा भी रहा है, केंद्र भी यह दावा करता रहा है कि हिमाचल सरकार को जो है वो रास्ते से अलग होकर हिमाचल सरकार को विशेष तौर पर आर्थिक धन उपलब्ध करवाया गया है। बावजूद इसके कर्जे बढ़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आर्थिक तौर पर जो धन उपलब्ध करवाया गया उसे ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया गया, और उसकी वसूली हो रही है। ये अभी जो है वो अलग विषय है, पर आर्थिक संसाधन तो तलाशने ही होंगे, और उसका सही उपाय और आर्थिक विशेषज्ञों से राय लेकर क्या हो सकता है ये देखना होगा। शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि आखिर आगे होता क्या है, कथनी और करनी में कितना फर्क या दोनों समान कब तक रहते हैं, और जो वादे किए गए वो कब तक पूरे होते हैं, क्योंकि हिमाचल की जनता की नजरें इसी मुद्दे पर टिकी है और कि आखिर वो वादे कब पूरे होते हैं, क्योंकि उन्हीं वादों के बलबूते पर जो है वो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, और वो वादे अभी या 1 साल बाद या अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस को पूरे करने होंगे, क्योंकि जनता देख रही है, और जनता उसी के बलबूते पर आने वाले चुनावों में जो है वो कांग्रेस सरकार को भी आंकेगी और देखेगी कि आखिर कथनी में और करनी में कितना फर्क रहा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।